नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। मुझे पता है कि आप सबको लास्ट हफ्ते का जो हमारा एपिसोड था बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत सारा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक कहूँगी, हमें मिला है। बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत सारे टीनेजर्स जिन्हें अपने दिमाग में बहुत सारे प्रश्न जो लेके चल रहे थे, वो उस माध्यम से काफ़ी बच्चों को जवाब भी मिले हैं। तो चलिए इस हफ्ते एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बच्चों की बात करते हैं तो जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चे के साथ उसके पेरेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली टीचर्स भी, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज बच्चों से हट के पेरेंट्स पर चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की बात तो आएगी ही यहाँ बीच में। आज बात करेंगे पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। हम रोजाना पढ़ते हैं, पेपर्स में न्यूज़ देखते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल, स्पेशली अगर मैं टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स की बात करूं, तो कुछ बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह का पेरेंटल प्रेशर है। फिर वो प्रेशर चाहे पढ़ाई का हो, अच्छे ग्रेड्स लाने का हो, बेस्ट बनने का हो, कंपटीशन में फर्स्ट आने का हो, या फिर बेस्ट कोचिंग क्लास में सबसे अच्छा परसेंटाइल लाने का हो। पर कहीं न कहीं किसी भी वजह से जो प्रेशर बच्चों के ऊपर जा रहा है, उससे उनके दिमागी जो उनकी वेलबींग है, मेंटल हेल्थ जो है, उस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या ये जो पेरेंटल प्रेशर है, ये सही है या सही नहीं है? और अगर हम देना भी चाहते हैं, तो कितनी लिमिट में देना चाहिए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस माध्यम पे सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि हम पेरेंट्स के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर से बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी और वीनम टीवी के सारे दर्शकों को। सर ऑथर हैं, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं और सर जो हैं ये रोज़ाना अपने दिनचर्या में बहुत सारे बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स के साथ रूटीन में बहुत सारा काम करते हैं। ये पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं और ओवरऑल कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। सर, आज पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस पे बात करेंगे एंड आई एम श्योर आपने डेफिनेटली अपने इस करियर में बहुत सारे बच्चों से या पेरेंट्स से जब आप मिले होंगे और जब बच्चे तकलीफ में हों तो कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा किसी भी तरीके से पेरेंटल प्रेशर बच्चों के ऊपर आता ही है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जब हम पेरेंटल प्रेशर की बात करते हैं तो या तो वो एक्सट्रीम होता है यानी बहुत ज्यादा, या बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये जो इम्बैलेंस है, आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट, क्या ये सही है और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पहली चीज़ है कि पेरेंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है बिकॉज़ इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। देयर इज़ ज़ीरो ट्रेनिंग व्हिच इज़ गिवन। कोई कोचिंग या मॉड्यूल नहीं है जो आप एजुकेशन लें, इसके बारे में आप सीखें और देन यू बिकम अ पेरेंट। वो होता नहीं है। यूजुअली आपने अपने अपने खुद के पेरेंट्स को देखा है, आपके सोसाइटी में लोगों को, दूसरों को देखा है, आपके रिलेटिव्स को देखा है और एक पेरेंटिंग का मॉड्यूल बना है। कभी-कभी हमारी खुद की जो बच लाइक हमारा खुद का जो चाइल्डहुड है, उसका एक पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है। कभी हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे होंगे, कभी वो ज़्यादा रिलैक्स रहे होंगे, कुछ उन्होंने गलतियाँ की होंगी आपके साथ, तो आप चाहेंगे कि आपके खुद के बच्चों के साथ ये गलतियाँ आप रिपीट ना करें। ये करने के चक्कर में क्या हो जाता है, आप बैलेंस छूट जाता है आपका। वो डाइटिंग में कहते हैं ना कभी-कभी कि वेट लॉस करने के चक्कर में इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप चले जाएँगे एंड सडनली यू विल स्टार्ट लूजिंग लीन मसल। प्रोटीन लेना पड़ता है, फैट्स छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो। पेरेंटिंग में ऐसा ही कुछ है। इट यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। अगर बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होगा, तो जस्ट लाइक अ डाइट, जैसे आपका बॉडी टॉस पे चला जाता है, आपका बच्चा जो है, दैट चाइल्ड विल बी लॉस्ट। उसको आइडिया ही नहीं होगा। आई हैव बीन सीन सो मेनी पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स को मैं देख चुका हूँ, जो कभी-कभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उनको एकदम से रियलाइज़ होता है, अरे! हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो फिर सडन उनके अंदर वो एक रिलैक्सेशन आता है और वो बच्चों को कंपेंसेटरी गिफ्ट्स देने लगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं ताकि उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसको ओवर कंपेंसेट कर सके वो। अब ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेट। इन साइकोथेरेपी वी कॉल इट अ नेगेटिव ट्रेट, इट्स अ हुक व्हिच इज़ अटैच्ड टू योर बिहेवियर। बच्चे जो है वो अपने माँ-बाप को देख के ही चीज़ें सीखते हैं और वो बहुत जल्दी सीखते हैं। आपका स्पाउस कम चीज़ें समझेगा और सीखेगा, पर उससे ज़्यादा बच्चे समझ जाएँगे।
बच्चों को एक हल्की जो बिहेवियर में आपकी चेंजेस आती है वो समझ में आ जाएंगी, और उनको पता चल जाएगा कि अगर पापा बहुत नाराज होते हैं तो किस हिसाब से बिहेव करना है, ताकि पिताजी को बुरा लगे, उनको थोड़ा गिल्टी फील हो और वो ओवर कंपनसेट करे। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल गेट इनटू अ विशियस साइकिल। बच्चों के साथ करेंगे गुस्सा, बच्चा एक तरीके से बिहेव करेगा, एंड दिस उसके अगेंस्ट आप ओवर कंपनसेट करेंगे। मुझे आज ही सुबह एक क्लाइंट मिला था, उसने मुझे कहा कि उसके बिल्डिंग में एक बच्ची है जिसकी माँ बेसिकली खाना बनाने के लिए जब जाती है तो अपनी बच्ची को फ़ोन दे देती है। जैसे वापस आती है और फ़ोन उसके हाथ से निकालती है तो वो रोने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और माँ को लगता है उसने बहुत गलत कर दिया और वो बच्ची को वापस फ़ोन पकड़ा देती है। अब मानिएगा ये जो बच्ची है वो सिर्फ़ 2.5 साल की है, 2 एंड हाफ इयर्स। दिस इज़ द बिहेवियर दैट अ पेरेंट इज़ ट्राइंग टू इनकलकेट। आप एक चीज़ समझिए, दीज़ आर लाइक फाउंडेशन ईयर्स, राइट? आप जो अपने बच्चों के साथ करेंगे फाउंडेशन, वही आगे जाके बच्चा उस हिसाब से बिहेव करेगा। सो अगर आपका 16 साल का बच्चा ज़िद्दी है, तो इसकी गलती आपकी है, बिकॉज़ आपने कहीं न कहीं वो ज़िद उसके अंदर उत्पन्न किया है। नाउ दैट डज़न्ट मीन दैट यू हैव लॉस्ट, इट कैन बी वर्क्ड अपॉन। बट पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी वियर्ड। यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। आपको अपने आप के अंदर रेगुलर बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झाँक के देखना कि आपने इससे क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये करना पड़ेगा। अब एक काउंटर थॉट प्रोसेस ये है कि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हम लोग तो बच्चे थे, हम तो हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो मैं इन सबको एक चीज़ कहूँगा, जब आप बच्चे थे, आप पे कितनी फ़ोकस या कितना अटेंशन दिया गया था? क्या आपने माँ-बाप, आपके जो माँ-बाप हैं उन्होंने कभी ये चेक किया है कि तुम किस हिसाब से कपड़े पहन के जा रहे हो? तुमको स्कूल में कौन तुमको क्या कहता है? कितने कॉम्पिटिशन्स में तुमने टेक पार्ट किया है? कितने ओलंपियाड्स तुमने किए हैं? कभी पेरेंट्स को ये सब सोचना नहीं पड़ता था। बच्चे हैं, अपने आप बड़े हो जाते थे। बट ये एरा उसका नहीं है। दिस इज़ अ वेरी, वेरी हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड एरा। तो जिस टाइम में आप रह रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपनी पेरेंटिंग की टेक्निक्स भी बदलनी पड़ेंगी। पुरातन काल के जो टेक्निक्स है उसको अभी आप यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे विल सफ़र। जब अगर आपके बच्चे सफ़र करेंगे तो आगे जाके यू विल सफ़र, बिकॉज़ दे विल बी सैड एंड यू विल बी सैड। आखिरकार मैंने एज़ अ पेरेंट आप क्या चाहते हैं? यू वांट अ हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड, दैट्स इट। और किसी को कुछ नहीं चाहिए। सो फ़ोकस करिएगा अपने आप को, यू कीप ऑन चेकिंग योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन करें, चेक करें कि आपकी जो टेक्निक है वो रिलायबल है कि नहीं। लोगों से बात करें, सीखें, समझें, एंड ट्राई टू एंश्योर दैट बैलेंस्ड डाइट की तरह बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करें इन पेरेंटिंग। बहुत सही बात बताई सर आपने, और मुझे आपका ये जो रिलेशन है बहुत अच्छा लगा कि बैलेंस डाइट जिस तरह से होती है वैसे वैसे ही बैलेंस पेरेंटिंग जो है उसे एक्सेप्ट करना और उसे प्रैक्टिस करना रूटीन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो कहा कि खुद को चेक करते रहें एज अ पेरेंट, क्योंकि बहुत सही कहा कि पेरेंटिंग जो है उसकी कोई किताब नहीं है, और हम पेरेंटिंग सीख कर नहीं आते हैं। हमारी यूजुअली जो हमारी पेरेंटिंग है वो हमारे पेरेंट्स से आती है, लेकिन अपने आप को आई थिंक बदलाव अपने आप में लाना, क्योंकि करंट टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे पेरेंट्स तो किसी भी चीज़ के लिए एक ही होता था कि आँख दिखाना और चुपचाप बैठ जाना। शायद वैसी पेरेंटिंग अभी नहीं चल सकती है, और उसमें हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक आपने कहा, बहुत सही कहा कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हमें फ़र्म होना है, वहाँ फ़र्म होना ज़रूरी है। जहाँ प्यार करना है, वहाँ प्यार देना भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हमें रिस्ट्रिक्शंस देने हैं वो भी ज़रूरी है, जहाँ छूट देनी है वो भी ज़रूरी है। लेकिन इस पे कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे काम के इर्द-गिर्द घूमती हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया उस माँ का और बच्ची का, तो जब हमें कन्वीनिएंट लगता है हम चीज़ें दे देते हैं, और जब हमें लगता है कि नहीं-नहीं याद आ गया कि नहीं, अरे ये तो गलत है, तो वापस ले लिया। पर शायद बच्चे को वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम पैरेंटल एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशंस रखना सही है या गलत? ये ज़रूर पूछूँगी पहले। और अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो इसकी भी कोई मार्गदर्शन होनी चाहिए। किस तरह से कोई पेरेंट समझे कि उसे अपने बच्चे से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशंस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, या फिर धीरे-धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? मतलब उसका मापदंड किस तरह से समझे कोई भी पेरेंट? ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं आई जस्ट ड्रॉ भगवत गीता इन दिस। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज़ में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस करना चाहिए। एज अ पेरेंट अगर आप ये कर पाएँ तो बेहतरीन है,
बट ये नहीं हो पाएगा। राइट। किसी भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, इट्स ह्यूमन नेचर। एक्सपेक्टेशन सिर्फ उतनी ही रखें जितनी आपने सामने दी है। अभी अगर आपने आम का पेड़ बोया है तो उस आम के पेड़ में से सडनली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रॉबेरीज आ जाए तो नहीं पॉसिबल है। तो कैसे हो पाएगा? आपने जिस प्रकार से किसी भी चीज का ढांचा तैयार किया है वो उसी हिसाब से झेल पाएगा। इफ यू पुट अ फाउंडेशन, आप किसी फाउंडेशन में एक स्पेसिफिक वेट की चीज लगाने के लिए आप फाउंडेशन लगाते हैं, उससे ज्यादा उस लोड देंगे उस फाउंडेशन को तो फाउंडेशन टूट जाएगा। सो एज अ पेरेंट एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन रखने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये आप ही का बच्चा है। सो ही और शी इज योर डीएनए, यू नो। तो वो जेनेटिक कोड आप में से आया हुआ है। तो आप एक लिमिट से ज्यादा क्या खुद पे झेल पाएंगे? ये चीजें जो आप उससे करवा रहे हैं क्या आप खुद कर पाएंगे? अगर आप खुद कर पाते, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती तो गुड, एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर चाइल्ड। उसके लिए बेटर कंडीशंस क्रिएट करिए। आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि हम मेरे माँ बाप ने शायद मुझे उस टाइप की कंडीशंस नहीं दी, वो एटमॉस्फेयर नहीं था। काफी पेरेंट्स मैं आज की तारीख में देखता हूँ खुद स्पोर्ट्स पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब दे वर सो लैगर्ड, बट बच्चे को सुबह फुटबॉल करवाएंगे, शाम को क्रिकेट करवाएंगे, कभी कभी जिम में भी ले जाएंगे। मतलब इवेंचुअली बच्चा एट द एज ऑफ 8 to 10 इज डूइंग सो मच दैट टुवर्ड्स द एंड बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं फिटनेस पे फोकस करूं, पढ़ाई पे फोकस करूं तो क्या। करेक्ट। सो एज अ पेरेंट आप क्लियर डिस्कशन करें। आई अंडरस्टैंड कि 8 साल के बच्चे के साथ या 10 साल के बच्चे के साथ आप डिस्कशन किस लेवल पे कर सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि बेटा तुम्हें मजा आ रहा है। मैं बार बार इस चीज को पुराने एपिसोड्स में भी रिपीट कर चुका हूँ। एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई दिक्कत नहीं, बट इंश्योर करें जिससे रख रहे हैं क्या वो चीज करना चाहता है कि नहीं। एक हमारी सोसाइटी में एक हर्ड मेंटालिटी है, यू नो, भेड़ चाल कहते हैं ना, मतलब जस्ट इट्स एवरीवन जस्ट फॉलोज थ्रू। कभी कभी कुछ लोगों ने एक चीज कर दी, आप आपके फ्रेंड सर्कल में वो सारी चीजें लोग कर रहे हैं तो बस हम सब वो करेंगे। कुछ लोगों ने वैदिक मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर दिया तो मेरे बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स सिखाना है मुझे। आपको खुद को शायद मैथ्स पसंद नहीं है, आपकी वाइफ को भी मैथ्स पसंद नहीं है। जब अगर आप दोनों को मैथ्स पसंद नहीं है तो हाउ डज योर चाइल्ड इन लाइक लव मैथ्स? हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी ट्रू। सी, इट इज नॉट पॉसिबल। सी, a the apple from a tree doesn't fall really far from the tree, it really falls right below it. It's very clear, it's an English adage, right? उसी हिसाब से आपके रूट में से निकला हुआ जो ऑफस्प्रिंग है वो आप ही के प्रकार होगा। इट विल बी लाइक यू ओनली, ही और शी विल बिहेव लाइक यू। सो एक्सपेक्ट ओनली दैट विच यू कैन ऑल्सो डू। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। दिस इज वन मेजर थिंग दैट आई थिंक सारे पेरेंट्स को करना चाहिए। दूसरा, I mean, Sigmund Freud, father of psychotherapy, he had psychology rather, he had said something very interesting when it comes to people. इंसान कैसा है पता है? हमारे कुछ चीजें हमारी आदी हो जाती है। अगर हम रोज 6 बजे उठने के आदी हो जाएंगे ना तो ऑन एन एवरेज ऑन अ रेगुलर बेसिस 6 बजे उठना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। बट फर्ज करिए मैं रोज 8 बजे उठता हूँ, मुझे अचानक से किसी ने कहा कि बेटा तुझे 6 बजे उठना है, तो मुझे स्ट्रेस आ जाएगा, मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, या मुझे 6 बजे उठना है, मुझे पूरी नींद नहीं आई। तो ये सोचते सोचते शायद मैं 8 बजे क्या 10 बजे क्या, मैं कभी कभी उससे भी ज्यादा लेट भी उठ सकता हूँ या मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। इसका रीजन या तात्पर्य है कि अगर आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट की है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा या मेरा बच्चा मेडिकल करेगा या वो एमबीए करेगा या उसको अब्रॉड भेजना है, तो आपको उस बेसिस पे उसके साथ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फंडामेंटल्स, यानी चीजें उसको समझाना, लैंग्वेज स्किल्स समझाना, मोटर स्किल्स समझाना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स में, आई मे बी कॉर्नर फॉर दिस, बट मैं हमेशा कहूंगा पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और फिर स्कूल की जिम्मेदारी, स्कूल ने नहीं किया, स्कूल ने ये नहीं किया, स्कूल ने वो नहीं किया, और फिर बाद में ट्यूशन सेंटर्स भेज देंगे। स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स पे एक्सपेक्टेशंस आपने आउटसोर्स कर दी है, आपने खुद पे तो कुछ किया नहीं, आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की लाइन लिखते हैं। तो यू बिकम लाइक दैट मैनेजमेंट जिसने फंड दिया है नहीं, बट वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका मैनेजर जाके इतने सेल्स का टारगेट अचीव करेगा। कैसे करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सो बी देयर। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे में कोई रिजल्ट्स लाना है तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड ये पेरेंटिंग में इतना ज्यादा इसलिए बिकॉज फादर्स जो है वो काफी हद तक मदर्स पे पूरा का पूरा लोड डाल देते हैं। माँ शाम को क्रिकेट पे ले जाएगी, माँ स्कूल ले जाएगी, माँ ही देखेगी एजुकेशन क्या है। और इसके लिए एक बहुत सिंपल वन लाइनर दिया था, पिताजी जो है ब्रेड विनर है, ब्रेड अर्नर है। ब्रेड अर्नर और ब्रेड विनर ही नहीं है पिताजी, पिताजी ऑल्सो हैज टू मेक श्योर दैट द एंटायर डिसिप्लिन ऑफ द होम स्टेज। ही हैज टू क्रॉस चेक विद द मदर कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। एक्सपेक्टेशन तो ही सेट करिए अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ रैंडम स्टेटमेंट्स देना है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये बच्चों पे प्रेशर डालता है। कोटा के सुइसाइड्स,
आप कहीं पे भी जाके देखेंगे बच्चों के जो स्ट्रेस रिलेटेड केसेस हैं, मेंटल ब्रेकडाउन के केसेस हैं, ये सारी 90% जो केसेस हैं दे कम बिकॉज ऑफ दिस बैड पेरेंटिंग। एंड बैड पेरेंटिंग में सबसे बड़ा विलन है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। दैट्स इट। बहुत जो आंकड़े आपने बताए हैं वो सही में एक रेड फ्लैग है किसी भी पेरेंट के लिए, समझना कि भई किस तरह के एक्सपेक्टेशंस उन्हें अपने बच्चे से लगाने चाहिए। और बहुत बहुत सही बात उन्होंने कही कि जिस तरह का आप बीज बोएँगे वैसा ही पौधा आप पाएँगे। तो आई थिंक वो भी हमें एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एज़ अ पेरेंट कितनी कैपेसिटी है, हम कितना कर पाते हैं, बच्चों से भी उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो माप-तोल का जो किस्सा है, ये बैलेंस तभी बनाई जाएगा तब जब आप दोनों पेरेंट मिलकर इसके अंदर भागीदार बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और आई थिंक बच्चे के लिए दोनों का होना भी बहुत ज़्यादा Yes, ज़रूरी है, yes. क्योंकि माँ का एक तरीका है बच्चे से डील करने का और पिताजी का अलग तरीका होता है। कई बार माँ की कही हुई चीज़ें नहीं होती हैं, पर पिता की कही हुई चीज़ें मानी जाती हैं। आई थिंक दोनों जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सही कहा सर आपने। जिस तरह से सर अभी आपने बताया कि 90% जो केसेस कोटा में हुए हैं, वो सुसाइडल जो भी केसेस हैं, वो पैरेंटल प्रेशर की वजह से या बैड पेरेंटिंग की वजह से। इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो पेरेंट्स से आती हैं, कहीं न कहीं उसका जो एक उसकी जो एक रूट है, वो पेरेंट के एक्सपेक्टेशन की कहीं न कहीं बच्चे के साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्यों आपको लगता है कि पेरेंट को ये चीज़ें बहुत सीरियसली लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम मापदंड करते हैं, जिस तरह से हम चीज़ें बातें करते हैं, मतलब पेपर में पढ़ते हैं, रियलाइज़ होता है कि गलत है, पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ये पेरेंट को समझना क्यों ज़रूरी है? हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारे जो पुराण है या हमारी जो बैक हिस्ट्री कहती है ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्केल बन जाता है किसी भी चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूँगा। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ, राजा उन दशरथ। उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या? रावण के पिताजी का नाम क्या था? हाँ, वो नहीं पता। रावण की माताजी का नाम क्या था? वो भी नहीं पता। आपको पता है रावण के जो पिताजी थे वो ऋषि विश्रवा थे, हुँ, जो टेक्निकली ब्रह्मा जी के आई थिंक थर्ड ही इज़ अ ग्रैंडफ़ादर राइट, बेसिकली ब्रह्मा। राइट, सो टेक्निकली रावण जो है भगवान का अंश है, राइट। उसमें राक्षस का भी अंश है, बिकॉज़ वो जो सुमाली है, जो राक्षस राज है, उनकी हुँ, पुत्री के साथ विश्रवा जी ने शादी की थी और रावण गॉट बॉर्न। जन्म हुआ। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें थी। बट अच्छा, सिंस उनकी माता ने बचपन से लेके उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ऋषि विश्रवा के जो दूसरे बच्चे थे वो देव बन गए और तुम्हारे साथ ये जो है बहुत खराब हुआ है, बिकॉज रावण का भाई कौन था? कुबेर, जिनकी हम पूजा कुबेर, करते हैं, जो भगवान बिल्कुल, है, राइट? बिल्कुल। सो रावण इज ऑल्सो गॉड, राइट? जी, बट सी उनकी प्रवृत्ति कैसे बदली? हुँ, प्रवृत्ति ऐसे बदली बिकॉज उनको बताया यही है। करेक्ट, जितनी भी जगह पे पेरेंट्स क्या है अपने बच्चों को कहते हैं अगर तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारी लाइफ सेटल है, तुम अगर यूएस चले जाओगे तो तुम बहुत अच्छा कमा लोगे, तुम डॉलर में कमाओगे, तुम्हारी जिंदगी एकदम शानदार हो जाएगी। तुम अगर कनाडा चले जाओगे तुम रीसेटल हो जाओगे, तुम एमबीए कर लोगे आईआईएम से तो तुम्हें 2-3 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। किसी भी फ्लाईओवर से जाए बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐड दिखा देती है, गूगल हायर्स एट 1.5, लिंक्डइन हायर्स एट 2.5 करोड़। ये एक अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस है जो हम बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। तो बच्चा जो है बचपन से ओरिएंट हो जाता है कि उसको बनना है इंजीनियर ही। क्यों? इंजीनियर बनूँगा तो मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। बट क्या वो इंजीनियर बनना चाहता है? क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है? क्या उसमें वो काबिलियत है? हमें नहीं पता। बच्चे को भी नहीं पता और हम ये चेक भी नहीं करते। हम सीधा उसको उस फैक्ट्री में डाल देते हैं। कोटा फैक्ट्री बोल दीजिए या किसी भी कांसेप्ट स्कूल में डाल दीजिए। आप किसी भी उसको जेईई की ट्रेनिंग के लिए, नीट की ट्रेनिंग के लिए डाल दीजिए। वो क्रैक भी कर लेता है और क्रैक नहीं कर पाता तो पिताजी लोन ले लेते हैं, प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, एक्स्ट्रा फीस भरते हैं और फिर ये बार-बार जताया भी जाता है, देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना कर्जा उठाया है, इतना लोन लिया है ताकि तुम पढ़ सको। अब वो बच्चा है उसको शायद पता नहीं है कुछ वो इंजीनियरिंग करनी नहीं करनी, बट डैड हैज़ टेकन लोन तो अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि लोन चुकाना है तो मुझे जॉब चाहिए, वो जॉब के लिए मुझे पढ़ना है। अब वो स्ट्रेस, एक बच्चे को पढ़ाई जो है ही इज सपोज्ड टू हैव अ रियली गुड टाइम, उसको मजा आना चाहिए, ही और शी शुड एंजॉय द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट। हम वो पूरा निकाल देते हैं। तो दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट कम्स टू सेटिंग
एनवायरनमेंट, हम ये जो एनवायरनमेंट सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, एक्सपेक्टेशंस और रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं, और ये नेचुरली हो जाता है। इट्स अ हर्ड मेंटालिटी, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, हम सब वही बात करते हैं। देखिए ना, कम से कम 4 बार मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मैंने ऐसा एग्जाम्पल तो दिया नहीं, मैंने ह्यूमैनिटीज़ का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने कॉमर्स के एग्जाम्पल्स नहीं दिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स करते हुए बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है, होता उनको भी है। बट रिपोर्ट क्या किया जाता है? कोटा फैक्ट्री। रिपोर्ट क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग के स्ट्रेस। रिपोर्ट क्या किया जाता है? मेडिकल का डॉक्टर की लाइफस्टाइल कैसी है। रिपोर्ट यही किया जाता है। इट इज नॉट दैट दीज पीपल डोंट हैव स्ट्रेस, स्ट्रेस उनको भी है और गलतियां उनसे भी होती है। अब ये एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे, एज अ सोसाइटी आप क्या करेंगे? एज अ सोसाइटी व्हाट यू हैव टू डू इज इस्तेमाल करें साइंस का। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बहुत यूरिनेशन होता है, तो मैं गूगल करूंगा, गूगल सबसे पहला डॉक्टर है, तो गूगल को पूछूंगा मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है? गूगल बोलेगा इट इज अ साइन कि शायद आपको डायबिटीज है। बस तो मैं जाके इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दूंगा। क्या ये सही तरीका है मैम? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना चाहिए मुझे? पहले टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। पर पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? मेरे बेटे को मैथ्स बहुत बढ़िया आता है, ये तो इंजीनियर बनेगा, लेबल लग गया। करेक्ट। मेरे बच्चे को तो वो पता है, छोटे बचपन से ना उसको डॉक्टर डॉक्टर खेलना बहुत पसंद है, वो एमबीबीएस करेगा। क्यों? किसने कहा? क्या आपने टेस्ट करवाया है? क्या आपने चेक किया कि आपके बच्चे में वो एबिलिटी है कि नहीं? ऐसे ब्लाइंडली लेबल कर देते हैं। और बच्चा जो है बचपन से वो लेबल लेके ऐसे सर पे ऊपर जाता है, उसके दिमाग में और कोई ख्याल ही नहीं है, ही और शी वांट्स टू डू दिस ओनली। इसके सिवा उसके दिमाग में कुछ नहीं है। हमारा जो वर्ण सिस्टम था बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई नो लेटर ऑन बहुत अजीब हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ऐसा नहीं था। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं होता था, ब्राह्मण के बच्चे को ऑप्शंस दिए जाते थे अलग चीजें करने के लिए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एवरीवन हैड डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स, और ये ट्रेड्स प्रैक्टिस करने की फ्रीडम दी जाती थी, लेबल नहीं लगाया जाता था। लेबल केम लेटर ऑन, राइट? अब वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी ब्लेम करते हैं कि हम अपने वर्ण सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि जब तक आप अपने बच्चे को टेस्ट करके क्लैरिटी नहीं देंगे कि आपके बच्चे में वो एबिलिटी है कि नहीं, आप बिना ये सोचे समझे एक्सपेक्टेशन सेट कर देंगे, तो ये 90% का जो मैंने फिगर दिया है कोटा का, एक दिन 99 हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, कोटा तो आ गया है बड़ोड़ा, कोटा जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाता है सब कुछ। अब जो आपके बच्चे जो कोटा जाए बिना स्ट्रेस होते हैं, यहाँ पे भी होगा। आप देखना ये हो रहा है, बर्नआउट हो रहे हैं। 12th में पढ़ते पढ़ते बच्चा जेडब्ल्यू की ट्रेनिंग देता है, बच्चे को ब्रेक डाउन हो जाता है, बच्चा ना 12th दे पाता है ना जेडब्ल्यू दे पाता है, 1 साल ड्रॉप हो गया। किसने कहा है कि इट इज नेसेसरी कि 12th देते देते ही जेडब्ल्यू देना है? ले लो ना 1 साल का गैप, किसने मना किया है? एक तो कि हमारे अंदर वो रेस लगी पड़ी है, मेरा बच्चा 12th भी पास करेगा उसी टाइम तुरंत जेडब्ल्यू दे देगा, ताकि उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। किस लिए बर्बाद होगा? क्या कोई स्केल दिया है कि 24 तक उसको ग्रेजुएट होना है, 25 में उसकी शादी होनी चाहिए, 27 में बच्चे हो जाने चाहिए? इज देयर अ स्केल? किसने डिसाइड किया ये मापदंड? आपने डिसाइड किया। हमारी सोसाइटी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हो। 32 की उम्र में अगर किसी की शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 की उम्र में अगर आपके बच्चे हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आपकी मेंटालिटी है, आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। अगर आप अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, और ये जो स्ट्रेस और जो टॉक्सिक सुसाइड्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं शायद कम हो जाए। बहुत सही कहा आपने। और जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे कोटा फैक्ट्री वाला जो स्टोरी है वो दिमाग में चल रहा था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोटा जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शहर में ही हर जगह पर हम देखते हैं तो ये सारे ही इंस्टीट्यूट हैं। अब तो डमी स्कूल्स बोल दीजिए, कंसेप्ट स्कूल्स बोल दीजिए, हर जगह पर ये चीज़ें फैली हुई हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पेरेंट्स की तकलीफ तो है ही, मतलब शायद उनके में इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये एक तरह का मुझे लगता है कि फेलियर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हर बार हम प्रमोट सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग को ही करते हैं। बहुत मुश्किल से किसी स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स की बात की जाती है या आर्ट्स की बात की जाती है। और कहीं न कहीं आई थिंक मुझे लगता है कि एज़ अ पेरेंट अगर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ करना है, बट मेरे स्कूल में करियर काउंसलिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात होती है, तो शायद वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जाके स्कूल में कहना चाहिए कि भई मुझे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में भी जानना है, प्लीज़ आप मुझे बताएँ ताकि मैं अपने बच्चे को उस तरह से मार्गदर्शन दे सकूँ। तो कहीं न कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर ने बहुत सही क्या कहा कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है।
बच्चे की कैपेसिटी क्या है ये जानना एज़ अ पेरेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर हम पेरेंट्स की बात तो करते हैं लेकिन मुश्किल है कई बार पेरेंट को समझाना और पेरेंट के लिए समझना कि मैं इस उम्र में बदल सकता हूँ, अपनी सोच को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे में अगर हमें अपने ही बच्चों को जो ये जेन ज़ी जनरेशन है, उन्हें हमें एक चीज़ समझानी है कि वो खुद को मोटिवेट करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो वो अपने अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से इनकलकेट किया जाए अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ? बात बिल्कुल सही है कि एक उम्र में जाके फिर बदलाव लाना अपने अंदर बहुत मुश्किल होता है। हम कहते ज़रूर है कि आपको बदलना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। काफ़ी बार पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं बिल्कुल, बट वो थक जाते हैं। बिकॉज़ एज़ अ पेरेंट आपके ऊपर सिर्फ़ पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, सारी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ निभाई नहीं जा सकती। सो हाँ, इसके अंदर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बच्चों के अंदर वो काबिलियत लानी पड़ेगी। कैसे लाएँगे? थोड़ा स्मार्ट बनें, अपने बच्चों से बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। देखिए, कोई बच्चा बुरा नहीं है, देयर इज़ नो चाइल्ड व्हिच इज़ बैड, ठीक है? इट इज़ जस्ट द सर्कमस्टेंसेस जो उसके सिचुएशंस उसके इर्द-गिर्द होते हैं, जो क्रिएट करते हैं उसकी मेंटालिटी के अंदर थोड़ा लैगर्डनेस, थोड़ा लेज़ीनेस, थोड़े बिहेवियरल चेंजेस। आपको खाली थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके साथ इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब 3 चीज़ें हैं, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस दैट यू कैन डू फॉर योर चिल्ड्रन, ओके? टू मेक श्योर दैट वो सेल्फ मोटिवेट हो जाए, जो मैं हमेशा करता हूँ। कोशिश करिए पहले उस बच्चे से समझने के लिए कि वो एक्चुअली आगे जाके क्या करना चाहता है। काफ़ी बार एक बच्चा जो सबसे पहले अपने डैड को देखता है या अपनी माँ को देखता है, वो इम्प्रेस हो जाता है कि उनके करियर ऑप्शंस समझ के, कि मैं मेरे माँ-बाप जैसा बनना चाहता हूँ। तो वो समझने की कोशिश करिए कि पहले वो क्या करना चाहता है, व्हाट डज़ ही वांट टू बिकम? आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। मेरा एक क्लाइंट है जो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड था, जस्ट रिसेंटली फिनिश्ड हिज 12th, ही इज़ बीन विथ मी फॉर मोर देन अ ईयर। सो 12th के एग्ज़ाम देने से पहले बड़ा कन्फ्यूज़ था बिकॉज़ वो पढ़ने का मन ही नहीं करता था। वो कहता था मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर, क्या करना है? मैंने कहा पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, डैड एंड मम बहुत पैसे हैं, थोड़े प्रॉपर्टीज़ है, रेंट कर लूँगा और रेंट के पैसे से जी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी। तो मैंने उसको एक सिंपल सा सवाल पूछा, रेंट के पैसे तू जी लेगा, ब्रेक इवन तेरा हो जाएगा, तेरे खर्चे निकल जाएँगे, उसके बाद क्या? बोले कुछ नहीं सर, अच्छी सी लड़की है, उससे शादी कर लूँगा, घर बना लूँगा। बोले जब लड़की से शादी करेगा, उससे प्यार करेगा, उससे यू प्रपोज़ करेगा, उसकी फैमिली से जाके मिलेगा, क्या कहेगा? तू क्या करता है? तो ही इज़ लाइक कि मैं कहूँगा कि मैं रेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी और थोड़ी बहुत ऐसी। मैंने कहा शर्म नहीं आएगी? तो कहा हाँ, थोड़ी शर्म तो आएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या करना चाहिए? तुम्हें ये करना चाहिए? बोले नहीं सर, ये तो शायद गलत है। मेरा ये थॉट प्रोसेस मुझे बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब बताओ क्या करना चाहते हो? अब उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों डॉक्टर्स हैं। ओके, दे आर वेरी गुड, दे आर प्रैक्टिसिंग रियली वेल। सो उसने कहा कि अब मेडिसिन तो मैं कर नहीं सकता, अब पेरेंट्स से मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ लेवल 2। लेवल 1 तुम करना क्या चाहते हो? बोले सर मुझे ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आई लव फाइनेंस। तो मैंने कहा गुड, you love finance and that is the reason why you've taken commerce. You're not taken medicine. You're as it is in going to give commerce only. तो कॉमर्स के बाद क्या करना चाहते हो? बीबीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, उसके बाद तुम्हारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? बोले कुछ नहीं सर, बीकॉम या बीबीए चल जाएगा मुझे। मैंने कहा चलाओ मत, हैव अ 5 ईयर करियर मैप। सो नंबर 2, बच्चों से बात करें तो उनसे एक चीज पूछे कि क्या तुम्हारे पास एक 5 ईयर का गोल है? बहुत क्लीशेड लगता है, बहुत लगता है कि सब बात करते हैं 5 साल का गोल, बहुत जरूरी है क्योंकि बिना गोल के आप क्या करोगे? अगर मुझे वेट लॉस करना है, कितना वेट लॉस करना है? 5 किलो, 10 किलो? अगर 5 किलो वेट लॉस करना है तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट? सो उसी हिसाब से बच्चे को पूछो कि तुम्हें 5 साल में करना क्या है। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों को बहुत कुछ करना होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, they want a lot of interesting things, so this is a very good thing and show them the bright future. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे इस बच्चे को जाना था मुंबई या दिल्ली बिकॉज ही वांटेड टू गो एंड एक्सप्लोर द सिटी बिकॉज वो बड़ौदा से बाहर जाना चाहता था, तो राइट नाउ ही सेड दैट नारसी मुंजी वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हिम। तो नारसी मुंजी का इंटीग्रेटेड कोर्स था। ये चीज़ों को मैं डिस्कस करके एक रोड प्लान बना दिया उसके लिए कि 5 ईयर रोड प्लान, रोड मैप रादर, कि 5 साल में आप क्रॉस करके जब निकलोगे तो क्या करोगे। तो ये ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेट करता है। दूसरा, अब जैसे नारसी मुंजी उसने सेलेक्ट किया तो उसका वेबसाइट खोल के दिखाया, उसके फोटोज दिखाया। मैं कहा नारसी मुंजी में तो बच्चे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब तुम्हें भी उस लेवल में जाने के लिए अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, अपने आप को वेल ग्रूम करना पड़ेगा, वरना तुम वहाँ यू विल नॉट स्टैंड अ चांस। तो उसने कहा सही है सर, तो मेरे को भी लगता है मेरे आई शुड गेट मोर डिसिप्लिन, आई शुड वर्क ऑन माई बॉडी, फिजिक पे काम करना चाहिए। सो इसी करना कुछ है नहीं। एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर,
उसको ब्राइट फ्यूचर दिखाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाहता है। अगर ये आप खुद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज रीच आउट टू अ करियर काउंसलर। ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम देम। देयर इज नो शेम इन दैट। लेट समवन हेल्प यू, होल्ड योर हैंड्स एंड टेक यू थ्रू। बट हाँ, अगर ये 3 चीजें करेंगे आप अपने बच्चों के साथ, ऑटोमेटिकली बच्चा सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। रिपीट करता हूँ, पहला, उसको पूछो कि उसको करना क्या है, व्हाट इज हिज रियल लाइफ गोल। नेक्स्ट, उसको पूछो कि 5 साल के बाद तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। तीसरा, जब वो 5 साल का गोल उसका क्लियर हो जाए तो उसको दिखाओ कि वहां पहुंचने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। इट इज लाइक टेलिंग अ चाइल्ड कि अगर, आई मीन, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से, जैसे 3 इडियट्स में भी कहा गया था, बचपन में अगर आप चाहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि तू फर्स्ट आएगा तो मैं तुझे एक वॉच खरीद के दूंगा, इट्स समथिंग लाइक दैट। बट समटाइम्स यू हैव टू डू दिस कैरेट एंड स्टिक रूटीन। कैरेट एंड स्टिक एज इन, यू हैव टू शो कि अगर तुम इतना करोगे तो तुम ये खुद कर पाओगे। रिमेंबर, एज अ पेरेंट ये आप नहीं कर रहे हो, वो खुद कर रहा है। सो द डिफरेंस हियर इज कि आप उसको कुछ करके दे नहीं रहे हो, बट अगर वो अपने आप के अंदर वो बदलाव लाएगा तो वो खुद वो अचीव कर लेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स, बहुत ज्यादा, इट इज रियली हाई। फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 21, these kids, these teenagers want to achieve things on themselves. Correct. आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, ट्रस्ट मी, वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, दे विल बी रियली हैप्पी। ट्राई दिस, गिव इट अ शॉट, एंड वंस अगेन, इफ यू आर स्टक समवेयर, रीच आउट फॉर हेल्प। डू नॉट लेट गो ऑफ थिंग्स, डू नॉट गेट स्टक, एंड डू नॉट भाई, काका, चाचा, मामा, फुआ, उनके रिस्पॉन्सेज और उनके ओपिनियंस पे मत जाएं। आपका बच्चा है, उसकी एबिलिटी आपको पता है, उसकी कैपेबिलिटी आपको पता है। प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा, रिलेटिव्स की हेल्प नहीं। बहुत सही कहा आपने सर। और सर ने जब कहा कि रीच आउट फॉर हेल्प, तो मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में भी आप सभी को बताया था, फिर से आपको दोहराना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि सर का खुद यहाँ पर मनीषा चौकड़ी के पास सेंटर है, बेटर माइंड वेव्स, और वहाँ पर सर खुद काम करते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कपल्स के साथ, और उनकी बहुत बड़ी टीम है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप उन तक पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यहाँ बहुत सारे बड़ौदा सिटी में काफ़ी और भी एक्सपर्ट्स हैं। आप जिनके साथ कंफर्टेबल हैं, आप प्लीज़ जाइए। लेकिन हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। हमें भी तकलीफ़ें होती हैं, सब चीज़ों में, सब क्षेत्रों में हम स्मार्ट हैं या हमें सबका नॉलेज है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सही समय पर बच्चों को जो सही गाइडेंस देना है, सही सपोर्ट देना है, सही डायरेक्शन दिखाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मिस कर दिया तो शायद और चीज़ें डिले होती जाएँगी और शायद चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो आई एम श्योर सर ने जिस तरह से आपको गाइडेंस दिया है, बच्चों जो हमको उस तरफ से देख रहे हैं, जो ऑडियंस में बैठे हैं, टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स, आप सभी के लिए ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप खुद को अपने आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि रोज़ सुबह आके आपको कोई रिमाइंडर दिया जाए, दोपहर को फिर दोहराया जाए, शाम को फिर कहा जाए, रात के सोने के समय फिर आपको याद दिलाया जाए कि कल सुबह ये करना है। तो प्लीज़, अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, आई एम श्योर हर इंसान का एक गोल होता है, जैसे सर ने कहा कि हर कोई कहीं तो पहुँचना चाहता है, पर वो कहाँ पहुँचना चाहता है और कैसे पहुँचेगा, कौन-सी दिशा से जाना है, आई थिंक वो हमें खुद ही तय करना पड़ेगा। तो आप अभी आज के बच्चों को देख के सर मुझे सही में ताज्जुब होता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमारी जनरेशन से तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और इनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है। बट यही है कि खाली उनसे बैठकर उस चीज़ों को चर्चा करनी है, उन पे बातें करनी है, चीज़ें टटोलने की ज़रूरत है, और आई थिंक वहाँ पे सॉल्यूशन सामने हाज़िर होता है। तो जैसे भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं मदद एज़ अ पेरेंट, तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स की हेल्प ज़रूर लें। शीतल सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ये एपिसोड भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ, अपनी स्कूल अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने टीनेजर ग्रुप्स में, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तो बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हैं, चर्चा में रहते हैं। प्लीज़ अच्छी चीज़ें भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जहाँ पर प्रैक्टिकली जो आप चीज़ें रूटीन में कर सकते हैं, अगर वो आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं, गूगल बाबा नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर शीतल नायर बता रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी सुनिए और उसे इस्तेमाल करिए अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक जो है आप खुद फील भी करेंगे और आपके आसपास यानी आपके पेरेंट्स भी फील करेंगे। तो आप जहाँ पे हैं तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखें।
पेरेंट्स बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान तभी रख पाएंगे जब पेरेंट्स खुद मेंटली पॉजिटिव हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। तो अपने आप खुद के लिए भी समय निकालिए और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा समय बिताइए रूटीन में हमेशा के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।